हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोर क्या होते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं क्या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसके अंतर्गत एक प्रक्रिया होती है कि नर जनन अंग के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं यानी लघु बीजाणु बनते हैं, या उसी को पॉलिन ग्रेन या पराग कण कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वहां तो बना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वो संरचना जिससे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे सहायता मिलेगी। और दूसरी क्या संरचना बनेगी, कहां वो होगा, कहां मादा जनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो वो क्या होगा, वो होगा मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु, या उसी को कहते हैं दीर्घ बीजाणु। और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर। तो यानी कि ये जो प्रक्रिया होनी है वो कहां होनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यानी कि कार्पेल या पिस्टिल के अंदर। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले लिखा है कि मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा मेगास्पोर्स यानी गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। सिंपल सा अभी समझ लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। अब किससे बनता है, तो वो बनता है अपने मदर सेल से। तो उसी के नाम से उसका मदर सेल का नाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे वहां क्या था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल, वैसे यहां क्या हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। और उससे क्योंकि ये डिप्लॉयड संरचना होती है, ये क्या होती है, ये डिप्लॉयड संरचना होती है 2n, इसीलिए अब इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। जैसे वहां हुआ था वैसे यहां भी होगा, यहां मियोसिस होता है और उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेंगे यानी गुरु बीजाणु बनेंगे। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर। तो एक बार और देख लेते हैं, वही लिखा है कि या तो ऐसे लिख सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया, या सीधा सा लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक। तो अब अगला क्या है, अब क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा तो किसके अंदर बनेगा, तो ओव्यूल के अंदर। हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किए थे, जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोग देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो उसमें देखा था हमने कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या होता है, गाइनोसियम यानी कि जायांग। और उसकी इकाई क्या होती है, किससे मिल के बना होता है, तो कार्पेल या पिस्टिल, या हिंदी क्या कह लेंगे, स्त्री केसर। स्त्री केसर के होते हैं 3 भाग। ऊपर का जो चौड़ा चपटा भाग होता है वो होता है क्या, स्टिग्मा। बीच का नली वाला भाग होता है स्टाइल, और नीचे फूला हुआ भाग क्या है, ओवेरी। और उसी ओवेरी के बीच में अंदर उसके एक ओवल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कहते हैं ओव्यूल या बीजांड। ठीक। तो उसी बीजांड के अंदर ये प्रक्रिया होनी है। क्लियर। यानी कि मेगास्पोर उसी बीजांड उसी ओव्यूल के अंदर बनने हैं, जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल है उसी के अंदर ये मेगास्पोर बनना है। ठीक। तो यही यहां लिखा गया है, यह प्रक्रिया ओव्यूल के अंदर होती है। और ओव्यूल को अब क्योंकि मेगास्पोर वहां बन रहा है तो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। जो संरचना बनती है उसमें एंजियम जोड़ देते हैं तो उसका वो घर हो जाता है, या वह कोष्ठक हो जाता है जहां पे वो निर्माण होता है उसका। तो या तो कह सकते हैं यह प्रक्रिया ओव्यूल में होती है, या बीजांड में होती है, या मेगास्पोरेंजियम, या हिंदी क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु धान में संपन्न होती है। क्लियर। तो ये तो रहा कि क्या है, कैसे है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस में कहां कहां से प्रोसेस शुरू होता है, किन किन कोशिकाओं से ये बनता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो शुरू के जो प्रोसेस हैं, इसके जो शुरू की स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे सेम एज इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जैसा हुआ था वैसे ही है। थोड़ा सा परिवर्तन बाद में हुआ है। एक परिवर्तन तो बड़ा सा ये है कि वहां पे क्या हो रहा था, एंथर सैक के अंदर हो रहा था, या एंथर के अंदर होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां है, एंथर के अंदर होगा। और यहां मेगास्पोरोजेनेसिस कहां, ओव्यूल के अंदर होगा। क्लियर। तो अब क्या है कि वहां भी यहीं से शुरुआत हुई थी, हाइपोडर्मल सेल से, तो यहां भी वहीं से शुरुआत होगी। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि सामान्यतः यह होता है कि केवल एक ही कोशिका में परिवर्तन आता है।
क्लियर, केवल एक ही कोशिका बड़ी हो जाती है थोड़ा सा अपने आकार से और अन्य कोशिकाओं से भिन्न दिखने लगती है। तो वही यहां लिखा गया है कि सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है कि पहले चरण में क्या होता है, जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स का मतलब कि बाहरी आवरण क्या होगा, एपिडर्मिस, उसके अंदर होगा हाइपोडर्मिस। ये किसकी बात हो रही है, ओव्यूल के अंदर जो कोशिकाएं हैं। और एक चीज समझिएगा कि ओव्यूल के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो मैक्सिमम किसकी बनी होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती हैं। और उसी पैरेनकाइमेटस सेल के गुच्छा को क्या कहते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस 11th में आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, जब इन सारी संरचनाओं को बताया गया था डिटेल में कि ओवेरी क्या है, उसके अंदर ओव्यूल क्या है, और ओव्यूल के ऊपर इंटुगमेंट क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, चलाजा क्या है, और उसके अंदर न्यूसेलस क्या है। हाँ, ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में वहां बताया गया था। कहां, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हम लोग पढ़े थे वहां भी, और जब मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि पुष्पी पौधों का मार्फोलॉजी हम लोग देख रहे थे, वहां पुष्प के अंतर्गत ये सारी चीजें आई थी। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोसेस क्या है, सीधा सा, एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है दूसरा हाइपोडर्मिस का, उन्हीं कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका, इसे लिखा गया हाइपोडर्मल सेल, कोई एक हाइपोडर्मल सेल यानी हाइपोडर्मिस लेयर की कोई एक कोशिका कैसी हो जाती है, बिकम्स लार्जर, अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, एंड क्लियर, और स्पष्ट हो जाती है। कैसे हो जाती होगी, उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता होगा, साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस हो जाएगा यानी गाढ़ा हो जाएगा, और बहुत ही स्पष्ट और बड़ी दिखने लगेगी अन्य कोशिकाओं की तुलना में। अब उसी हाइपोडर्मल सेल को, जिसमें ये सारे परिवर्तन आए हैं, उसी को क्या कहेंगे, आर्किस्पोरियल सेल या प्रप्रसू कोशिका। पिछले बार भी आया था, कहा, माइक्रोस्पोरोजेंसिस में, तो प्रप्रसू कोशिकाएं आया था, यहां प्रप्रसू कोशिका है, केवल एक कोशिका। तो हाइपोडर्मल सेल में, किसी एक हाइपोडर्मल सेल में परिवर्तन आते हैं, क्या होता है, वो बिकम लार्जर यानी कि बड़ा हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। अब उसी कोशिका को क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल या प्रप्रसू कोशिका। क्लियर। अब क्या होता है, उसी प्रप्रसू कोशिका में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। ये पेरिक्लिनल डिवीजन ठीक वैसे ही होता है जैसे कि क्या, माइटोसिस। पिछली बार बताया गया था जब माइक्रोस्पोरोजेंसिस हम लोग देख रहे थे, ठीक, पिछले वीडियो में। तो अब क्या होता है कि आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका बनती है क्या, प्राइमरी पेराइटल सेल, या इसी को केवल पेराइटल सेल कह सकते हैं, जिसको भित्तीय कोशिका कहते हैं हिंदी में। और दूसरी प्रकार की कोशिका कौन बनती है, कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, या केवल स्पोरोजिनस सेल कह सकते हैं, ठीक। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बीजाणु जनन कोशिका, ठीक। तो भित्तीय कोशिका और बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है जब आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, अगला चरण, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि अब इस पेराइटल सेल में, भित्तीय कोशिका में, या तो एक दो बार विभाजन होता है, यहां लिखा गया है 1 और 2 डिवीजन, या तो एक दो बार कोशिका विभाजन होता है, नहीं तो वैसे ही वो पड़ी रहती है, कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक। अगला क्या है, इधर स्पोरोजिनस सेल यानी कि बीजाणु जनन कोशिका में अब कोई विभाजन नहीं होता है, हल्का फुल्का परिवर्तन होता है, और वही अब एक्ट करने लगती है किस तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह अब वो बिहेव करने लगती हैं जो स्पोरोजिनस सेल हैं। यानी कि वही स्पोरोजिनस सेल अब क्या बन जाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्लियर। अब क्या होता है कि इस मेगास्पोर, यहां तक देखिए, यहां तक सारी संरचनाएं कैसी हैं, 2n है यानी डिप्लॉयड है। अब क्या है कि इसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, इसीलिए यहां n लिखा गया है, अगुणित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मियोसिस, तो मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और प्रत्येक कोशिका में अपने मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्लियर। तो यही है कि मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर या 4 गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि हैप्लॉयड होते हैं। क्लियर। अब देखिए मेगास्पोर होते क्या हैं, तो कह सकते हैं कि मेगास्पोर क्योंकि हैप्लॉयड है, इसलिए ये कैसी संरचना है, गैमेटोफाइट, यानी कि
युग्मकोद्भिद संरचना है, तो अब क्योंकि मादा में बनी हुई है तो मादा युग्मकोद्भिद संरचना है। क्लियर? तो यहां इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। यहां लिखा गया पहला पॉइंट क्या है कि मेगास्पोर क्या है, कि मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जो मेगास्पोर या गुरु बीजाणु है वो मादा युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है। ठीक, अगला क्या है, ये अरेंज्ड इन अ लीनियर टेट्राएड। देखिए 4 जो मेगास्पोर बनते हैं ये मैक्सिमम क्या होता है कि एक लीनियर, एक लाइन में, एक पंक्ति में ऐसे ही सजे होते हैं, इसीलिए चतुष्क होते हैं, इसलिए इनको टेट्राएड कहते हैं। तो ये यहां लिखा गया है कि वो अरेंज्ड होते हैं इन अ लीनियर टेट्राएड, एक पंक्तिबद्ध चतुष्क में, जिसको क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राएड या गुरु बीजाणु चतुष्क। क्लियर? अगला क्या है कि जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, हाँ यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्तव में ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि जो 4 मेगास्पोर्स हैं उसमें से जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, यानी कि निष्क्रिय होते हैं और बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, यानी डीजनरेट कर जाते हैं। बाकी जो एक बचा हुआ मेगास्पोर है, 4 में से जो एक मेगास्पोर है वही एक्टिव रहता है, यानी कि वही सक्रिय रहता है और आगे चल करके इसी से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक, तो वो क्या होता है हम लोग अब देखेंगे कि कैसे इससे में जो एक एक्टिव मेगास्पोर है इससे कैसे एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है और एम्ब्रियो सैक के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। क्लियर? तो इसके पहले कि ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करें उससे पहले आप लोग ये एक फिगर जो कि है मेगास्पोरोजेनेसिस का उसको देख लीजिए। हाँ ये फिगर, इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो जो स्टेप अभी बताए गए थे, कि देख रहे हैं कि एक जो हाइपोडर्मल सेल है, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत एक हाइपोडर्मल जो सेल है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर या न्यूसेलस का कह सकते हैं, उसके अंदर क्या एक परिवर्तन आया है कि वो लार्जर दिख रहा है और थोड़ा सा क्लियर यानी कि स्पष्ट दिख रहा है, जिसको लिखा गया क्या, आर्किस्पोरियल सेल। क्लियर? अगले स्टेप में देख रहे हैं कि उसमें विभाजन हुआ है आर्किस्पोरियल सेल में और 2 कोशिकाएं बनी हैं, जिसमें से एक लिखा गया प्राइमरी पेराइटल सेल या पेराइटल सेल और दूसरा क्या है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल या स्पोरोजीनस सेल कह सकते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि वही स्पोरोजीनस सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वहां लिखा गया मेगास्पोर मदर सेल। और पेराइटल सेल में 1-2 विभाजन हो गए हैं और वैसे ही वो पड़ा है। और लास्ट में देख रहे हैं कि मेगास्पोर जो मदर सेल है उससे अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के फलस्वरूप लास्ट में 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, जो कि एक लीनियर वे में अरेंज्ड हैं, यानी कि एक पंक्ति में सजे हुए हैं, जिसको मेगास्पोर टेट्राएड लिखा गया है या हिंदी में गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्लियर? तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 4 मेगास्पोर बनते हैं वास्तव में एक लीनियर वे में कैसे अरेंज्ड होते हैं। और उन 4 मेगास्पोर में से अभी बताया गया है कि 3 जो मेगास्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, यानी डीजनरेट कर जाते हैं। बाकी बचा जो एक मेगास्पोर होता है, एक गुरु बीजाणु, वो एक्टिव होता है और वही वास्तव में फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यानी क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है और उसी में भिन्न भिन्न तरह के परिवर्तन आते हैं और अंततः एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो कि मादा युग्मकोद्भिद है। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब कि मादा के अंदर बनी हुई ऐसी संरचना जो N कोशिकाओं की बनी है, यानी हेप्लॉइड कोशिकाओं की, और वास्तव में उसी के अंदर मादा युग्म का भी बनना है या उसी के अंदर उपस्थित होगा अभी, जब क्लियरली हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि करके क्या क्या होता है। तो यहां दिखाया गया है क्या, ये वास्तव में है क्या, 1 2 3 4, ये नंबरिंग आप कर सकते हैं, ये है 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा मेगास्पोर है। 4 मेगास्पोर बने हैं, एक लाइन में अरेंज्ड है, यानी कि क्या है, ये मेगास्पोर टेट्राएड या गुरु बीजाणु चतुष्क। क्लियर? जहां पे ये लिखा गया कि 3 जो है 3 डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स, यानी 3 विलुप्त हो रहे या 3 नष्ट हो रहे गुरु बीजाणु कौन से हैं, वास्तव में वो इनएक्टिव हैं, वो इनएक्टिव
मेगास्पोर्स हैं। इनएक्टिव मेगास्पोर्स का मतलब जो निष्क्रिय मेगास्पोर हैं, ठीक, वो क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं। देख रहे हैं कि आप लोग ये विकास नहीं कर पाए हैं, धीरे धीरे वो विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और एक जो ये विकसित दिख रहा है एक मेगास्पोर, वो वास्तव में ये क्या है, ये एक्टिव है, एक्टिव मेगास्पोर लिख सकते हैं। एक्टिव है इसीलिए फंक्शनल मेगास्पोर की तरह कार्य कर रहा है, यानी क्रियात्मक गुरु बीजांड की तरह कार्य कर रहा है। और इसमें अब कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले क्या है कि देख रहे हैं कि यहां पे दो केंद्रक बन गए हैं, यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके केंद्रक में विभाजन होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि माइटोसिस का होता है, यानी समसूत्री विभाजन में जिस तरह से क्रियाएं होती हैं वैसे ही, लेकिन केवल केंद्रक विभाजित हो रहा है, ठीक। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है या जो एक बचा हुआ मेगास्पोर है उसके केंद्रक में विभाजन होता है, जिससे एक विभाजन के फलस्वरूप दो केंद्रक बनते हैं और दोनों दो ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, यानी कि एक उधर और एक दूसरी तरफ, दो एंड की तरफ चले जाते हैं। और फिर से उनके केंद्रक में फिर से विभाजन होता है, यानी कि केंद्रक फिर से विभाजित होता है। तो दो बने थे और दो में फिर से कितना हो गया, चार, जिसमें दो एक ध्रुव की तरफ, दो दूसरे ध्रुव की तरफ। क्लियर। फिर से उनके न्यूक्लियस में विभाजन होता है और फिर से 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिसमें से 4 एक ध्रुव की तरफ और 4 एक ध्रुव की तरफ, यानी 4 केंद्रक एक छोर पे और 4 केंद्रक एक छोर पे उपस्थित होते हैं। ठीक। तो कह सकते हैं कि कितनी बार डिवीजन हुआ, तो एक बार तो यहां हो गया, एक बार यहां डिवीजन हो गया, दूसरी बार यहां हो गया और तीसरी बार यहां हुआ। तो 3 बार क्या होता है, न्यूक्लियस उनका डिवाइड होता है, किसका, फंक्शनल मेगास्पोर का। और 3 बार के न्यूक्लियस के डिवाइड होने से क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 केंद्रक वाली एक संरचना बनती है, जिसमें 4 केंद्रक एक ध्रुव की तरफ और 4 केंद्रक दूसरे ध्रुव की तरफ उपस्थित होते हैं। क्लियर। अब क्या है कि उन 8 केंद्रक में से जो 4-4 दो ध्रुव की तरफ है, दोनों ध्रुवों में से एक एक केंद्रक बीच में आते हैं, यानी केंद्र में आते हैं। देख रहे हैं कि एक इधर से आया है, ये इधर से, और ये इधर से आया है। ठीक। तो एक एक केंद्रक दोनों ध्रुव की तरफ से आते हैं और बीच में पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी ध्रुवी केंद्रक बनाते हैं। और 3 केंद्रक एक तरफ और 3 केंद्रक दूसरे छोर पे रहते हैं। और वहीं पर जहां पे जो केंद्रक रहता है वहीं पे थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म को अपने साथ में एक्युमुलेट करके, इकट्ठा करके और कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए क्या हो गया कि 3 केंद्रक एक छोर की तरफ है, ये 3 कोशिकाएं हो जाएंगी। 3 केंद्रक दूसरे छोर की तरफ है, ये 3 कोशिकाएं हो जाएंगी। और जो बीच में 2 केंद्रक हैं वो वास्तव में आपस में संलयन नहीं करते हैं, संलयन करते तब तो 2n संरचना हो जाती, लेकिन इस पूरे भ्रूण कोश में सारी संरचनाएं n है, यानी हेप्लॉयड है। ठीक। तो ये एक दूसरे के टच में रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, लेकिन आपस में संलयित नहीं होते हैं। और ये बड़ा सा एक एरिया जो बचता है बीच का, ये पूरा का पूरा उनका साइटोप्लाज्म हो जाता है। तो ये सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका बनाते हैं। ठीक। तो अब ये डेवलप पूरी संरचना जो है वो ये है, दिख रही है। देख रहे हैं 3 जो केंद्रक है वो एक ध्रुव की तरफ, 3 केंद्रक दूसरी ध्रुव की तरफ और 2 केंद्रक बीच में है। क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं इनसे बनती हैं। तो जो 3 केंद्रक एक तरफ गए हुए हैं, ये वास्तव में किधर की तरफ है, ये चलाजा की ओर है। चलाजा जो होता है ओव्यूल में, चलाजा की ओर। तो चलाजा की ओर के 3 केंद्रक जो 3 कोशिकाओं में बदले हुए हैं उन्हें कहते हैं एंटीपोडल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं। एंटीपोडल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिविन्यास भी कहते हैं। ठीक। दूसरी तरफ क्या है, जो दूसरी तरफ के 3 केंद्रक हैं वो वास्तव में 2 तरह की संरचनाएं बनाते हैं। एक क्या है जो बीच में यहां दिख रहा है थोड़ा सा ओवल शेप्ड है, वो क्या है, एग सेल है। एग सेल यानी अंड कोशिका। और वास्तव में यही क्या है, फीमेल गैमेट है, यानी कि एग सेल या इसी को कह सकते हैं फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक। ठीक। और दोनों तरफ जो एग सेल है उसके दोनों तरफ जो 2 कोशिकाएं दिख रही हैं वो वास्तव में क्या है, वो है सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिट्स। सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिट्स। क्लियर। और इन दोनों को, एग सेल और सिनर्जिट्स को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एग एपरेटस या अंड उपकरण या समुच्चय। एग एपरेटस या अंड उपकरण या अंड समुच्चय। क्लियर। तो अब देखिए, और हाँ, और ये बीच में जो 2 केंद्रक गए हुए हैं,
दोनों ध्रुवों से यहां जो गए थे, वो दो केंद्रक आपस में अभी जुड़े हुए ही हैं, सनलाइट नहीं है, जुड़े हैं, बस टच में है आपस में, और उनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक। और ये संरचना N+N होती है, 2N नहीं, N+N, केवल दोनों N जुड़े होते हैं, दोनों केंद्रक। और क्योंकि ये दोनों केंद्रक हैं, तो ये देख रहे हैं कि बीच में जो बड़ा सा एक कोशिका है, ये बड़ी सी जो कोशिका दिख रही है बीच में, ये वास्तव में क्या है, सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका। ठीक, तो अब देखिए कोशिकाएं कितनी बनी, थोड़ा सा देखा जाए तो क्या है कि ये कितने एंटीपोडल्स, 3 हैं। क्लियर, एक सेल कितने हैं, 1 है, सिनर्जिड्स 2 हैं, और ये सेंट्रल सेल 1 है। क्लियर, तो देखिए 2 और 1 3, 1 4 और 3 7। ठीक, तो क्या है कि एम्ब्रियो सेल 7 सेल्ड है, यानी कि 7 कोशिकीय। ठीक, केंद्रक देखते हैं कितने हैं, केंद्रक तो 3 ये है, 1 2 3 इधर है, 1 2 3, तो 3 3 6, और बीच में कितने हैं, 1 और 2, तो 6 3 3 6 और 2 8, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। यानी कि कह सकते हैं क्या है कि एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश क्या है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, यानी 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना है, जो कि मेगा स्पोर के बार बार विभाजन से और भिन्न भिन्न तरह के परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। और ये एम्ब्रियो सैक क्या है, वास्तव में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकसित रूप है। क्लियर, इसके बारे में हम लोग पिछले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं पहले। क्लियर, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले क्या होता है कि 4 जो मेगा स्पोर बने हुए हैं, किसमें, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में, उसमें जो चारों जो मेगा स्पोर है एक लीनियर वे में अरेंज्ड हैं, जिसमें से 3 इनएक्टिव हैं और डीजनरेट कर जाते हैं, बचा एक एक्टिव होता है और फंक्शनल मेगा स्पोर यानी क्रियात्मक गुरु बीजाणु की तरह कार्य करता है। और उसमें परिवर्तन क्या होते हैं कि 3 बार केंद्रक विभाजन उसका होता है, जिसके फलस्वरूप 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक वाली संरचना बनती है। अब ये 8 केंद्रक में से क्या होता है कि 4 केंद्रक एक ध्रुव की तरफ और 4 केंद्रक दूसरे ध्रुव की ओर रहते हैं, उनमें से एक एक केंद्रक फिर से बीच में आते हैं, और फिर से अंततः जो संरचना बनती है वो क्या बनती है कि ये दोनों केंद्रक बीच में आ जाते हैं, और 3 केंद्रक जो अपने अपने ध्रुवों की ओर रहते हैं वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के कोशिका बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि चलाजा की ओर एंटीपोडल्स सेल या एंटीपोडल्स बनते हैं 3। ठीक, इधर, हाँ इधर ये जो पिंड है ये क्या है, माइक्रोपाइल, ये क्या है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की ओर जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल होता है, उधर की ओर क्या होता है कि एक सेल बनता है और 2 सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका बनती है, और बीच में जो 2 केंद्रक गए हैं वो एक बड़ा सा वो सेल बनाते हैं जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि 3 3 6 और 1 7, 7 सेल्ड और 3 3 6 2 8 8 न्यूक्लिएटेड संरचना का निर्माण होता है, जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यानी कि इसी के अंदर फीमेल गैमेट का निर्माण हुआ है, देख सकते हैं एक से। क्लियर, अब देखिए क्या हुआ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का निर्माण हो गया, यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया, वहां पे मेल गैमेट अभी बनना है, कैसे बनेगा वो देखेंगे अभी। यहां पे क्या हुआ कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर का निर्माण हो गया, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया, और उसके अंदर फीमेल गैमेट का निर्माण हो गया। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों संरचनाएं बनके तैयार हैं, अब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और उसी समय तब जाकर के संलयन होगा, और उसी समय वास्तव में माइक्रोस्पोर में से वो मेल गैमेट का निर्माण होगा, कहां, स्टिग्मा पर। ठीक, लेकिन उसके पहले क्या, एंथर से उसको स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, तो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं परागण क्या है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। अगला पॉइंट है पॉलिनेशन यानी परागण। तो परागण किसे कहते हैं, तो सीधा सा है कि एंथर के अंदर से निकल करके पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहां वही लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, या उसी क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पराग कणों या सूक्ष्म बीजाणुओं का एंथर से
वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर। अब क्या है कि ये भिन्न भिन्न कारकों द्वारा हो सकते हैं, बहुत सारे एजेंट लगते हैं, हवा द्वारा ये पहुंच सकते हैं, पानी द्वारा पहुंच सकते हैं, कीटों द्वारा पहुंच सकते हैं, वो देखेंगे हम लोग। लेकिन यहां इस फिगर से क्लियरली आप लोग समझ में आप लोगों के आ सकता है कि ये क्या है। देखिए ये स्टेमेन बनाया गया है, एक क्या है पुंकेसर है, और ये एक स्त्री केसर यानी कार्पेल है, या उसी को पिस्टिल कहते हैं। क्लियर। यहां देख रहे हैं कि ये इसका फिलामेंट है और ये एंथर है, दो पार्ट होते हैं स्टेमेन के। एंथर यहां फूट रहा है, कब फूटेगा, ये कब फटेगा, जब उसके अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन चुके होंगे। क्लियर। तो ये बाहर निकल रहे हैं, ये वास्तव में है क्या, ये हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स है, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं। तो ये इसके अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं और स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा सबसे ऊपर का चपटा भाग है किसका, कार्पेल का, बीच का जो नली वाला भाग है वो स्टाइल, और नीचे का फूला हुआ भाग है ओवरी, और इसी के अंदर एक संरचना जिसका नाम है ओव्यूल। ठीक। तो यही जो प्रक्रिया हो रही है कि एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन पहुंच रहे हैं कहां, स्टिग्मा पर। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। ठीक। अब ये भिन्न भिन्न कारकों द्वारा होते हैं, भिन्न भिन्न एजेंट्स के द्वारा होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों को, उन क्रियाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में इनके प्रकारों के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।